हाँ तो बच्चों फिर से स्वागत है हमारे चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस वापसी में। तो बच्चों कल मैंने संस्कृत का ऑब्जेक्टिव छोड़ा था। उम्मीद है उसमें से कुछ पूछा गया होगा, लेकिन एक बात आपको बता देते हैं बच्चों कि जो पढ़ाई होती है वह जो चैप्टर आप पढ़े होंगे ध्यान से तो एक एक बातें अच्छी तरह से समझ में आएगी, और जिन बच्चों ने चैप्टर ध्यान से न पढ़ा होगा उन्हें शायद समझने में थोड़ा तकलीफ होगी। लेकिन अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो मेरे अंदर से वो तकलीफ भी आपकी दूर हो जाएगी। आज मैंने जो कल एग्जाम होने वाला सोशल का, उस सोशल ग्रुप का 100 क्वेश्चन कलेक्ट किया है। ये सभी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन है और मेरे तरफ से ये अनुमानित क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में शायद पूछे भी जाए। मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर को अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो आपकी बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए ये प्रिडिक्शन है, एक अनुमान है जो हम लोग लगाते हैं, और कभी कभी ये अनुमान 100% भी सही हो जाते हैं। लेकिन उम्मीद है कि जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इनसे लिए ही जाएंगे। अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो उम्मीद करते हैं कि आपके ढेर सारे ऑब्जेक्टिव का समाधान हो जाए। और बच्चों अगर कोई आपका एग्जाम खराब चला गया हो तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए, क्योंकि पहले जो आने वाला है उसकी तैयारी अच्छी तरह से करिए। रिजल्ट अच्छा ही आएगा, लेकिन जो बचा हुआ सब्जेक्ट है उस पर विशेष फोकस करिए आप, क्योंकि जो हो गया तो वो हो गया, लेकिन जो आने वाला है वह खराब हो जाएगा तो फिर आप लोगों को ज्यादा दिक्कत होगी। तो चलिए सोशल को लेते हैं। सोशल में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, ये 4 बुक्स है जिसमें एक आपदा भी है। उन सभी के क्वेश्चन को मैंने कलेक्ट किया, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसमें से आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री के मैंने लिए, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछता है। अगर आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री का क्वेश्चन बना देते हैं तो आप 40 में 40 सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ज्योग्राफी और हिस्ट्री से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिन बच्चों का ज्योग्राफी और हिस्ट्री अच्छा है वह पूरा ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको अगर 80 क्वेश्चन पूछा गया है तो 80 में मान लीजिए कि 15 ये 15 जो रहेंगे ये आपके रहेंगे पॉलिटिकल के और इकोनॉमिक्स के। बाकी 50 क्वेश्चन जो रहेंगे वो रहेंगे आपका हिस्ट्री से और ज्योग्राफी से। तो अगर आप लोगों ने हिस्ट्री और ज्योग्राफी को बेटर तरीके से देख लिया तो आपका 40 क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन को लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहा गया। बच्चों हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा तेजी में बताएंगे ताकि वीडियो छोटा हो। सिर्फ आप याद रखिए ये सभी ऑब्जेक्टिव है। मैंने वो ऑप्शन नहीं दिया, मैंने कल ही अपनी वीडियो में बता दिया था कि ऑप्शन आपको याद नहीं रखना कितना नंबर है, आपको ये याद रखना कि आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, सी भी दे सकता है। जिसमें ये लिखा हुआ रहेगा, जिसमें इसका आंसर रहेगा हम उसी को दाग लगाएंगे। तो याद रखिएगा जो पहला क्वेश्चन है बच्चों हम लोगों का वो क्या है कि गैरीबोल्डी पेशे से क्या। तो बच्चों तो हम सब जानते हैं गैरीबोल्डी पेशे से नाविक थे। तो पहला का जवाब हम लोगों का होगा नाविक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार मैट्रिक में पूछा गया है, ठीक है बच्चों। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है कि यूरोप का मरीज किसको कहा गया है। तो याद रखिए बच्चों यूरोप का मरीज जो है वह कहा गया है तुर्की को। किसको कहा गया बच्चे? तुर्की को यूरोप का मरीज कहा गया है। कल का वीडियो थोड़ा खराब हो गया, बन गया था आवाज, क्योंकि बहुत डिस्टर्ब था। आज मेडिसिन वगैरह दिया तो आवाज कुछ साफ हुआ है, तो आज जो है थोड़ा बेटर आवाज आप लोग को आएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहा गया अगला, जो अगला क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है, यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना की थी मेजिनी ने, ठीक है बच्चों। किन्होंने किया था? मेजिनी ने। इनका पूरा नाम था बच्चों जोसेफ मेजिनी, ठीक है। जोसेफ मेजिनी नाम था इनका पूरा, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। मेजिनी को ना ऐसे भी लिखते हैं और बहुत लैंग्वेज में मेजिनी को मैथसिनी भी लिखा जाता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी लिखा जाता है मैथसिनी, ठीक है। मेजिनी को ये भी लिखा जाता है, जो जर्मन भाषा उसमें मैथसिनी कहते हैं। तो यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना करने वाले कौन थे? मेजिनी थे। ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने जो है बर्न में यंग यूरोप की स्थापना की थी 1833 में। 1833 में उन्होंने यंग यूरोप की स्थापना की थी जर्मनी के ये बर्न नामक स्थान में। और
31 में बच्चों उन्होंने यंग इटली की स्थापना की थी। ये भी पूछा जा सकता है कि यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? 1833 में। यंग इटली की स्थापना कब हुई थी? 1831 में। ठीक है बच्चों। अगला है, हंगरी की राजधानी कहाँ है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हंगरी की राजधानी कहाँ, तो याद रखिएगा हंगरी की राजधानी जो बच्चे बूडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी बूडापेस्ट है, इस चीज को याद रखिएगा बच्चों। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी? याद रखिएगा 1871 में जो संधि हुई थी उसका नाम था फ्रैंकफर्ट। कौन सी संधि हुई थी बच्चों? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 में। ठीक है। और इस संधि के द्वारा ही, ये जो संधि हुआ था इसके द्वारा फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था उस युद्ध को समाप्त किया गया था। याद रखिएगा फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुआ था वो इसलिए हुआ था कि फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध लड़ा जा रहा था जर्मन के एकीकरण के लिए, और वह युद्ध समाप्त करने के पहले फ्रैंकफर्ट की संधि हुई 10 मई 1871 को। कब हुई थी? 10 मई 1871 को। और इसी के द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था। यानी फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ बच्चों, इस चीज को याद रखिएगा। जो अगला क्वेश्चन है वह कह रहा है कि रक्त और लोह की नीति का आलंबन किसने किया था? तो याद रखिएगा रक्त और लोह की नीति का आलंबन किया था बिस्मार्क ने। किन्होंने किया था बच्चों? बिस्मार्क ने। ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि राइन जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो याद रखिए राइन जर्मन राज्य का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन बोनापार्ट ने राइन जर्मन राज्य का निर्माण किया था। और अगला क्वेश्चन है, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई और किन देशों के बीच? तो एड्रियानोपुल की संधि जो हुई थी बच्चों 1829 में हुई थी। 1829 में हुई थी। तुर्की तथा तुर्की और रूस के बीच हुई थी एड्रियानोपुल की संधि। याद रखिएगा कब हुई थी? 1829 में। और किन के बीच हुई थी? तुर्की और रूस के बीच हुई थी। ये जो 9वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों उसमें क्या कहा गया है कि अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया था? तो याद रखिएगा अमेरिका में जो था न्यू डील लागू करने वाले थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने अमेरिका में न्यू डील को लागू किया था बच्चों, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और अगला है, मेजनी का संबंध किस दल से था, किस संगठन से था? तो याद रखिएगा मेजनी का संबंध जो था बच्चों कार्बोनारी बोल के एक संगठन था, उससे था मेजनी का संबंध। कौन सा संगठन से बच्चों? कार्बोनारी। किससे? कार्बोनारी नामक संगठन से मेजनी का संबंध था, इस चीज को ध्यान रखिएगा बच्चों। ये जो क्वेश्चन है बच्चों कि जालबेरिन का संबंध किससे था? देखिए जालबेरिन एक संगठन था बच्चों, एक संगठन था जालबेरिन, और जिसका संबंध जो था व्यापारियों से था। जालबेरिन व्यापारियों का एक संगठन था बच्चों। किससे था? जालबेरिन का संबंध व्यापारियों से था, बिजनेसमैन, उद्योगपति और जितने भी व्यापार करने वाले थे सबसे इनका संबंध था। अगला है क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? जर्मनी में एक राज्य था राइन राज्य या राइन प्रांत। तो जर्मनी के राइन प्रांत में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। ये जो क्वेश्चन है 13वां बच्चों, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ये रूस में हुई थी क्रांति, इसको हम 1917 की क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिए बोल्शेविक क्रांति हुई थी नवंबर 1917 में, लेकिन पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार यह था अक्टूबर 1917। याद रखिए 2 कैलेंडर चलता था, ग्रेगोरियन और जूलियन। तो पुराने के अनुसार इसका डेट था 1900 अक्टूबर, लेकिन नए के अनुसार डेट क्या था? 1917 नवंबर महीना। इसलिए बोल्शेविक क्रांति को कहीं अक्टूबर की क्रांति भी लिखते हैं, कहीं नवंबर की क्रांति भी लिखा जाता है। अगला है, समाजवादियों का बाइबल किसे कहते हैं? याद रखिएगा समाजवादियों का बाइबल कहा गया है दास कैपिटल को। किसे कहा गया बच्चों? दास कैपिटल को। ठीक है, समाजवादियों का बाइबल किसको कहा गया बच्चों? दास कैपिटल को। और एक चीज याद रखिएगा ये कैपिटल है, और दास कैपिटल को लिखने वाले कौन थे बच्चों? तो दास कैपिटल को लिखा था कार्ल मार्क्स ने। याद रखिएगा दास कैपिटल को किन्होंने लिखा था बच्चों? कार्ल मार्क्स ने। ये समाजवादियों का बाइबल है। यानी जिस तरह हिंदुओं के लिए रामायण, मुसलमानों के लिए कुरान, ईसाइयों के लिए बाइबल है, उतना ही महत्व समाजवादियों के लिए क्या है बच्चों? दास कैपिटल का है। तो क्वेश्चन
बच्चों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, ठीक है। और सबसे पहले इसको मनाया गया था 1975 में यूएनओ में, ठीक है बच्चों, यूएनओ में 1975 मनाया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से इसकी घोषणा की गई थी 1977 में, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है कि कब से शुरू हुआ था, तो 1977 से इसकी घोषणा हुई थी, मनाया गया था 1975 से। और मनाया जाता है 8 मार्च को। ध्यान दीजिएगा, आप लोग से ये नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। अगला है, उसी तो पूछता है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए कि मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को, मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। इसकी भी घोषणा यूएनओ के द्वारा ही की गई थी। ये कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि अप्रैल थीसिस किसने लिखा है? देखिएगा, अप्रैल थीसिस को लिखने वाले हैं लेनिन। अप्रैल थीसिस को लिखा है लेनिन ने। लेनिन का पूरा नाम था व्लादिमीर, याद रखिएगा बच्चों, व्लादिमीर इवानोविच इवानोविच लेनिन। इनका पूरा नाम था व्लादिमीर इवानोविच लेनिन। शॉर्ट में इनको हम सिर्फ लेनिन कहते हैं। और लेनिन ने ही अप्रैल थीसिस लिखा था। और याद रखिएगा जो अप्रैल थीसिस है ना बच्चों, ये अप्रैल थीसिस जो है वो जो बोल्शेविक दल था, लेनिन की जो पार्टी थी जिसका नाम था बोल्शेविक दल, उस बोल्शेविक दल का जो था ना पूरा कार्यक्रम था उसमें, ठीक है। याद रखिए अप्रैल थीसिस क्या है, तो अप्रैल थीसिस बोल्शेविक दल का कार्यक्रम है जिसको लिखने वाले हैं लेनिन। अगला है, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन किया था ट्रॉट्स्की ने। किसने किया था बच्चों? ट्रॉट्स्की ने किया था, जो कि लेनिन के सहयोगी थे। और इन्होंने जितने भी साम्यवादी थे, लेनिन विरोधी जितनी भी पार्टियां थी, जितने भी विदेशी थे, सबको भगाने के लिए लाल सेना का गठन किया था। तो ये क्लियर हो गया बच्चों हम लोगों का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बच्चों देखिए, युद्ध और शांति की रचना किसने की थी? युद्ध और शांति एक किताब है, वार एंड पीस। ये किताब किसने लिखा था बच्चों? तो याद रखिएगा, वार एंड पीस जो है उसको लिखने वाले थे टॉल्स्टॉय। टॉल्स्टॉय ने वार और पीस लिखा था बच्चों, टॉल्स्टॉय। तो आज अगर आप ये सब देखते हैं तो मेरा उम्मीद है कि ये सब क्वेश्चन आएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रूस में कृषि रास्ता कब समाप्त किया गया? तो याद रखिएगा, रूस में कृषि रास्ता समाप्त किया गया था 1861 में। कब किया गया था बच्चों? 1861 में। नहीं तो उसके पहले रूस में किसान क्या थे? वो किसान भी गुलाम होते थे। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेनिन की मृत्यु कब हुई बच्चों? लेनिन की मृत्यु का भी तो याद ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेनिन की मृत्यु हुई थी बच्चों 1921 में, 1924 में, सॉरी 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है। इसमें मैंने 2-3 क्वेश्चन जोड़ दिया और आपको बता देता हूँ कि अंकोर वाट का मंदिर जो है वह कंबोडिया में है, ठीक है बच्चों। हमारा पड़ोसी देश है कंबोडिया, पड़ोसी देश नहीं कहलाएगा, हमारे निकट में एशियाई देश है कंबोडिया। तो याद रखिएगा, जो कंबोडिया है वहां अंकोर वाट का मंदिर है बच्चों। और इसका निर्माण किसने करवाया था? अच्छा, कंबोडिया को कंपुचिया भी कहते हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, कंबोडिया को कंपुचिया भी कहा जाता है। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो याद रखिएगा, राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने इसका निर्माण कराया था। सूर्यवर्मा द्वितीय ने इसका निर्माण कराया था, राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने। द्वितीय को कभी कभी 2 लाइन दे देगा, इसने उन्होंने इनका निर्माण करवाया था। और ये जो थी ना मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर, ये विष्णु जी को समर्पित था। ये अंकोर वाट का मंदिर विष्णु भगवान का मंदिर था, लेकिन फिलहाल यहाँ पर बौद्ध मंदिर बना दिया गया है, क्योंकि वहां के लोग ज्यादा बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर कौन सा मंदिर है बच्चों? बौद्ध मंदिर है, इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा। तो इससे संबंधित कुछ बातें हम आपको बता दिए कि अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में, जिसको कंपुचिया भी कहा जाता था, ठीक है बच्चों। और इसका निर्माण किया था सूर्यदेव वर्मा द्वितीय ने। ये विष्णु जी का मंदिर था, लेकिन वर्तमान में यहाँ बौद्ध मंदिर है, भगवान बुद्ध की मंदिर है, बुद्ध की प्रतिमा है, ठीक है बच्चों। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वो क्या है? तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? या पूछ सकता है कि वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो याद रखिएगा, वियतनाम का एकीकरण जो है वह 1976 में हुआ बच्चों। कब हुआ है? 1976 में हुआ है, ठीक है, 1976 में। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक और बात है, 2 जुलाई
1976 के दिन ये वियतनाम का पूर्ण रूप से एकीकरण हुआ था। लेकिन याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों की किताब में ये दिया हुआ है कि जो 30 अप्रैल है, 30 अप्रैल 1975 को उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम को साम्यवादियों ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। ठीक है बच्चों, तो आपको जवाब क्या देना है, याद रखिएगा, आपकी किताब के अनुसार जो जवाब होगा इसका सही वो होगा 1975 होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। क्या लिखेंगे? 1975। क्यों? क्योंकि देखिए ये तो इस दिन इसका संविधान वगैरह सब चीज बनकर तैयार हो गया था, लेकिन कंट्रोल में आ गया था साम्यवादियों का 30 अप्रैल 1975 को। कब गया था? 30 अप्रैल 1975 को। तो एकीकरण तो उसी दिन हो गया, संवैधानिक रूप से 2 जुलाई 1976 को हुआ था। तो आपको क्या जवाब देना बच्चों? 1975 कि उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण या वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? 1975 को। ये जो क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाले जो पहले व्यापारी थे कौन थे? तो याद रखिएगा, हिंद चीन हो या भारत हो, दोनों में पूछ सकता है। यहाँ पहुंचने वाले पहले व्यापारी थे पुर्तगाली। कौन थे व्यापारी? हाँ, हिंद चीन हो या भारत हो, दोनों जगह पहले पहुंचने वाले पहले व्यापारी पुर्तगाली थे बच्चे। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी, और कब की थी? तो 1913 में। इस चीज को भी ध्यान में रखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था बच्चों? इस चीज याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, अमृतसर में हुआ था बच्चों। और याद रखिएगा, अमृतसर कहाँ है? तो अमृतसर पंजाब में है। ठीक, और ये जो दिन था, ये दिन था बैसाखी का, जो पंजाबियों का एक पर्व होता है बैसाखी। बैसाखी के दिन यह घटना घटी थी, क्योंकि यहाँ पर साम्यवादी से शांति सम्मेलन चल रहा था, क्योंकि पंजाब के 2 नेता थे, डॉक्टर किचलू और सत्यपाल जी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। उसी के विरोध में वहां पर एक मीटिंग हो रहा था। तो उस मीटिंग में जनरल ओ डायर जो है आए, क्या नाम था उनका? ओ डायर, जनरल ओ डायर। ये जो ओ डायर थे वो आए और आकर अंधाधुंध गोलियां चलाई। लगभग 1500 लोग मारे गए इसमें, 1000 से 1500 के बीच लोग मारे गए। तो आपको ये याद रखना है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड का हुआ 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में ये घटना घटी। जनरल ओ डायर ने इसमें ये किया था, क्या बोलते हैं उसको, गोलियां चलवाई थी। और दिन कौन सा था बच्चों? तो बैसाखी का था। इस चीज को भी ध्यान रखना है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कभी? तो हम सब जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है 1985 में। ठीक है बच्चों, कब हुई है? 1985 में। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बंगाल का विभाजन कब हुआ बच्चों? तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था बच्चों। कब हुआ था? 1905 में। और अंग्रेजों ने क्या क्या कहा था कि बंगाल जो है ना एक बहुत बड़ा प्रांत है। बंगाल जो है बड़ा प्रांत है, और बड़ा प्रांत है जिसके कारण हम लोग वहां पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं, जिसके कारण हमने बंगाल को तोड़ दिया है 2 भागों में। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वहां क्या था, हिंदू मुस्लिम जो एकता थी, उस हिंदू मुस्लिम एकता को कमजोर करने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया था। और एक चीज ध्यान दीजिएगा बच्चों, 1913 में बंगाल विभाजन को वापस भी ले लिया गया, तो फिर से बंगाल को एक कर दिया गया जब विरोध होने लगा। तो क्वेश्चन कई बन के निकले कि बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। उसको वापस कब लिया गया? 1913 में। क्यों किया गया था? क्योंकि बंगाल एक बड़ा राज्य था। नहीं, क्यों किया गया था? क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना चाहते थे। 1857 की क्रांति में उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता देखी थी, उसको कमजोर करने के लिए उन्होंने बंगाल का विभाजन किया 1905 में। लेकिन वो तर्क क्या दिए? वो तर्क दिए कि बड़ा राज्य है, शासन चलाना मुश्किल हो रहा है, इसलिए मुझको तोड़ रहा है, जो कि गलत था। ठीक है, 29 नंबर है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ये जो क्वेश्चन दिया गया रंपा विद्रोह कब हुआ? तो याद रखिएगा, रंपा विद्रोह जो 1922 में हुआ बच्चों। कब हुआ था? 1922 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे बच्चे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, सरदार की उपाधि किसे मिला और कब कब मिला? याद रखिएगा कि जो सरदार की उपाधि है वो मिला था वल्लभ भाई पटेल जी को, इसीलिए उनको हम कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। गुजरात के नेता थे, उनको मिला था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री भी थे ये।
और कब मिली थी तो याद रखिएगा 1928 में मिली थी। कब मिली थी? 1928 में उन्होंने बारदोली आंदोलन किया था और बारदोली आंदोलन काफी सफल रहा था। तो बारदोली आंदोलन के कारण उनको क्या मिला था बच्चों? सरदार की उपाधि दी गई थी। तो यहाँ भी कई क्वेश्चन निकल रहे हैं। सरदार किसको कहा गया? तो वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार कहा गया है। सरदार की उपाधि कब मिली? तो 1928 में मिली। बारदोली आंदोलन कब हुई? तो 1928 में हुई। किस आंदोलन के कारण उनको सरदार की उपाधि मिली? तो बारदोली आंदोलन के कारण। अगला सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ बच्चों? तो ये सब जानते हैं कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू की थी और जिसकी शुरुआत उन्होंने दांडी यात्रा से की थी। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, क्या असहयोग आंदोलन कब हुआ? तो याद रखिएगा असहयोग आंदोलन हुआ था 1 अगस्त 1920 को। बच्चों कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन हुआ था, जो गांधी जी ने शुरू किया था। ये भारत का पहला जन आंदोलन था। असहयोग आंदोलन भारत का पहला जन आंदोलन था, क्योंकि इसमें सभी वर्ग के लोगों ने भाग लिया था। महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, पूंजीपति सब भाग लिए थे। इसीलिए इसको हम भारत का पहला जन आंदोलन भी कहते हैं। ये भी पूछ सकता है कि भारत का पहला जन आंदोलन क्या था? तो असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो याद रखिएगा असहयोग आंदोलन के बाद चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में, जो गोरखपुर के एक गोरखपुर जिला, यूपी का गोरखपुर जिला, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला के चौरी चौरा थाने में हुआ था। चौरी चौरा एक थाने का नाम है बच्चों। उस चौरी चौरा थाने में हुआ था, जिसमें आंदोलनकारियों ने एक थाने में पुलिस कर्मियों को बंद करके आग लगा दी थी, जिसमें शायद बोलने कन्फर्म नहीं है 13 पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे। और जिसके बाद गांधी जी ने अपना आंदोलन, असहयोग आंदोलन को उन्होंने क्या किया? बंद कर दिया, क्योंकि उनका आंदोलन उनको लगने लगा कि हिंसा का रूप ले रहा है और गांधी जी अहिंसा पर विश्वास कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने इस आंदोलन को बंद कर दिया। तो ये भी पूछ सकता है कि किस कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद किया या कब बंद किया? तो याद रखिएगा असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया तो 1920 में। 1 अगस्त याद नहीं रहेगा तो याद रखिएगा 1920 में शुरू हुआ था। और चौरी चौरा कांड कब हुआ था बच्चे? चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था, जिसमें यूपी में गोरखपुर के चौरी चौरा थाने में आंदोलनकारियों ने आग लगा दी, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे। जिसके बाद गांधी जी को लगने लगा कि उसका आंदोलन हिंसा का रूप ले रहा है, तो उन्होंने यह आंदोलन बंद कर दिया। ये जो क्वेश्चन है बच्चों की, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। किसको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। यानी गोपाल कृष्ण गोखले, यानी गोखले और गांधी जी के बीच में गुरु और शिष्य का संबंध था। गोखले गुरु थे, गांधी जी शिष्य थे। एशिया यूरोप के बीच प्राचीन स्थल मार्ग क्या था? तो याद रखिएगा बच्चों रेशम मार्ग, जिसको हम सिल्क रूट भी कहते हैं। इस सिल्क रूट के द्वारा, रेशम मार्ग के द्वारा प्राचीन काल में एशिया और यूरोप के बीच व्यापार होता था। तो वीडियो बनाने में तकलीफ बोले बच्चों की खांसी में हो गई है। कल तो ऐसे भी गला बंद था मेरा, आज थोड़ा सा खांसी पकड़ लिया है, तो अगर थोड़ा साउंड गड़बड़ हो तो थोड़ा एडजस्ट करिएगा। आप देखते हैं 38 नंबर, विश्व में पहली आर्थिक मंदी कब आई थी? तो याद रखिएगा विश्व में आर्थिक मंदी आई थी 1929-30 में, जिसका मेन कारण था प्रथम विश्व युद्ध और वर्साई की संधि। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? तो गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जर्मनी में। कहाँ हुआ था बच्चों? जर्मनी में। इस चीज को आप लोग माइंड में रखिएगा। ये जो क्वेश्चन है कि मुद्रण कला की शुरुआत कहाँ हुई? तो याद रखिए मुद्रण कला का शुरुआत चीन में हुआ, और पहला कागज भी कहाँ बनता था बच्चों? चीन में ही बना था। मलमल के पेपर से बना था कागज। तो याद रखिएगा मुद्रण कला की शुरुआत कहाँ हुई? तो मुद्रण कला की शुरुआत बच्चों चीन में हुई थी। यहां मैंने 2 क्वेश्चन लिया कि किसने कहा था कि ईश्वर की महान देन मुद्रण है, या ये भी पूछ सकता है कि 95 स्थापनाएं किसने लिखी? क्योंकि दोनों का आंसर देखिएगा बच्चों, तो इसका सही जवाब होगा मार्टिन लूथर। क्या होगा? मार्टिन लूथर जो थे उन्होंने 95 स्थापनाएं लिखी थी। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। 95 स्थापनाएं लिखकर उन्होंने चर्च की दीवार पर टांग दिया था और चर्च को चैलेंज दिया था, जिसके बाद क्या होता है? कैथोलिक चर्च प्रोटेस्टेंट में टूट गया था। याद दीजिएगा। तो इसका सही जवाब होगा मार्टिन लूथर थे, जिन्होंने ये भी कहा था, मार्टिन लूथर ने कहा था कि
मुद्रण जो ईश्वर का महान देन है, और 95 स्थापनाएं भी मार्टिन लूथर जी ने ही लिखा था। आगे भारतीय समाचार पत्र में मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? याद रखिएगा, चार्ल्स चार्ल्स मेटकॉफ। हाँ, चार्ल्स मेटकॉफ नाम है उनका, चार्ल्स मेटकॉफ। इस मेटकॉफ को भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। ठीक है बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया बच्चों? तो याद रखिएगा, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित करने वाले थे लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया था ताकि भारतीय प्रेस पर पाबंदी लगा दे। और ये भी पूछ सकता है कि कब किया गया था, याद रखिएगा। तो ये किया गया था 14 मार्च 1878 को ये पास किया गया था। तो मेन तो जवाब है, लॉर्ड लीटन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को पारित किया, तो ये याद रखिएगा। अगला है, गोलघर का निर्माण कब हुआ था? आप लोग को तो मालूम है कि गोलघर पटना में बच्चों, और इसका निर्माण हुआ है 1786 में। कब हुआ बच्चों? 1786 में गोलघर का निर्माण हुआ है। और एक क्वेश्चन इसमें है कि किस लिए हुआ? तो याद रखिएगा, अंग्रेजों ने इसका निर्माण 1786 में कराया था अनाज भंडारण के लिए। गोलघर का निर्माण तो था, मेन था अनाज भंडारण, अनाज को जमा करने के लिए, स्टोर करने के लिए इसका निर्माण कराया गया था। ये जो क्वेश्चन है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने दी थी? जो गार्डन सिटी था, एक शहर के चारों ओर पेड़ पौधे लगाना ताकि पेड़ पौधा हरा हो, पेड़ पौधा से पर्यावरण शुद्ध रहे, वहाँ का जो हवा रहे, वायु रहे, वो शुद्ध रहे, वहाँ के लोगों को दिक्कत ना हो, उसको गार्डन सिटी कहा गया। बगीचों वाला घर शहर। तो इसकी अवधारणा देने वाले कौन थे बच्चों? तो इसकी अवधारणा दी थी एवेंजर हार्वर्ड। एवेंजर हार्वर्ड ने। किसने दिया था बच्चों? तो एवेंजर हार्वर्ड। ये याद रखिए, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने दी थी? एवेंजर हार्वर्ड ने। और न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ था? ये भी ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम मजदूरी कानून पारित हुआ था 1881 में। दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि अभी आपके पास उतना समय नहीं है कि आप ऑप्शन ए बी सी डी को देखिए। ठीक है, हम इसलिए डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं ताकि आपका समय बचे और आप जल्दी से जल्दी कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को जान सके। ठीक है, नहीं तो इतना वीडियो लंबा एबीसीडी लिख के पूरा समय बर्बाद करना, वीडियो को लंबा करना अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है पहला, स्पिनिंग जेनी, ये जो 47 नंबर क्वेश्चन, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो याद रखिएगा, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है वो 1770 में हुआ था बच्चों। और सेफ्टी लैम्प किसने बनाया था? सेफ्टी लैम्प बनाया था हम्फ्री डेवी ने। और ये इसलिए बनाया गया था ताकि कोयले की खदान में जो घुसते थे तो मेथेन गैस निकलने के कारण जो आग पकड़ लेता था उससे बचा जा सके। अगला, पहली फैक्ट्री कानून कब पारित हुआ? तो याद रखिए, पहली फैक्ट्री कानून जो 1881 में पारित हुई थी मजदूरों के पक्ष में। ठीक है, 50वां नंबर है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिए, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था जॉन के ने। किन्होंने किया था बच्चों? जॉन के ने। यहां से मैंने ज्योग्राफी के क्वेश्चन लिए बच्चों। जो क्वेश्चन था, अब मैंने ज्योग्राफी के क्वेश्चन यहां से लिया है। हिस्ट्री का जो था बता दिया, जो भी इंपॉर्टेंट लगा मुझे। तो 51 से मैंने ज्योग्राफी किया है, या ध्यान दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा कैसा संसाधन है? तो याद रखिएगा, सौर ऊर्जा जो है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन बोल सकते हैं इसको हम लोग, या नवीकरणीय संसाधन बोल सकते हैं। याद रखिएगा, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन या नवीकरणीय संसाधन है सौर संसाधन। क्यों? क्योंकि ये खत्म नहीं होता है, इसका निर्माण फिर हो जाता है, शाम को डूबी सूरज, सुबह दूसरे दिन निकल जाती है, इसीलिए नवीकरणीय संसाधन है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? याद रखिएगा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। समझे बच्चों? ये जो क्वेश्चन बच्चों, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो याद रखिएगा, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है रियो डी जेनेरो में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। याद रखना, जेनेरो या जेनेरियो जो भी लिखिए चलेगा। ठीक है, कब हुआ था? 1992 में हुआ था। इस चीज को याद रखिएगा। रियो डी जेनेरियो कहाँ है बच्चों? ब्राजील में है। कहाँ है? ब्राजील में। इस चीज को भी ध्यान देना, पूछ सकता है। रियो डी जेनेरो नहीं, देखो ऑप्शन में ब्राजील भी दे सकता है। तो रियो डी जेनेरो में हुआ था, जो कि ब्राजील में है। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, अफ्रीकी कन्वेंशन कब हुआ था? तो याद रखिएगा, अफ्रीकी कन्वेंशन जो है बच्चों 1968 में हुआ था। और मैंने एक और एक्स्ट्रा चीज जोड़ दिया है, क्यों हुआ था? तो याद रखिएगा, जो हमारे प्राकृतिक सोर्सेस है, प्राकृतिक संसाधन है, उनको बचाने के लिए इसका ये अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। प्राकृतिक संसाधन को बचाने के लिए, उसका संरक्षण के लिए। ठीक है बच्चों, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। हाँ, और एक चीज, कभी कभी उल्टा ही पूछ सकता है कि 1968 में कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो याद रखिएगा, अफ्रीकी
कन्वेंशन हुआ था 1968 में। ये जो क्वेश्चन बच्चों की काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या, तो याद किया है, काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुड़ मिट्टी। लोकल भाषा में काली मिट्टी को हम लोग रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं या रेगुड़ मृदा के नाम से भी जानते हैं। और यह किस लिए उपयुक्त है, तो याद रखिएगा यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, इसीलिए काली मिट्टी को लोग काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। आज जो देखिएगा एक और क्वेश्चन है कि पंजाब में जो भूमि का निम्नीकरण हुआ, भूमि का जो गुणवत्ता घटा है, उसका कारण क्या, तो उसका कारण है अत्यधिक सिंचाई। यानी पंजाब के लोग जो है बहुत ज्यादा खेतों में अत्यधिक सिंचाई करते हैं, पानी का यूज करते हैं, जिसके कारण मृदा जो है वो खराब हो रही है। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, मेढक के प्रजनन को कौन सा रसायन प्रभावित कर रहा है, तो याद रखिएगा मेढक के प्रजनन को जो है बच्चों एड्रीन नामक रसायन प्रभावित कर रहा है, जिसके कारण मेढक का प्रजनन जो है काफी घट गया। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है देश को बांधों का देश किसने कहा, तो देश को बांधों का सॉरी देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा है, तो देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा हमारे प्रथम पीएम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने देश को बांधों का सॉरी बांधों को देश का मंदिर कहा है, बांधों को देश का मंदिर कहा है, ध्यान रखिएगा बच्चों। ये जो क्वेश्चन है बच्चों कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, तो याद रखिएगा पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बृहद क्षेत्र पर, बहुत बड़े क्षेत्र पर जल है। तो बृहद क्षेत्र पर जल होने के कारण, बृहद क्षेत्र पर जल होने के कारण हम लोग पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन का आंसर हो गया कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, तो पृथ्वी पर बड़े क्षेत्र पर जल है, जिसके कारण हम लोग पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ये जो क्वेश्चन है बच्चों ध्यान दीजिएगा, देश का सबसे लंबा बांध क्या है, क्या है नहीं कौन होना चाहिए था, कौन है, ठीक है, देश का सबसे लंबा बांध कौन है और यह किस नदी पर है, तो याद रखिएगा जो देश का सबसे लंबा बांध है उसका नाम है हीराकुंड बांध। जो हीराकुंड बांध है बच्चों, यह देश का सबसे लंबा बांध है, और यह बांध जो किस नदी पर है बच्चों, ये बांध जो है महानदी पर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, महानदी पर है बच्चों। ये जो क्वेश्चन दिया है, भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय यानी झील, भारत देश मतलब इंडिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील कौन है, मैंने यहाँ जोड़ दिया, यह किस नदी पर है और इस पर कौन सा बांध बना, तो याद रखिएगा जो हमारा जो भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित बांध जो है वह है गोविंद, याद रखिएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर, यह सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है, सबसे समझे बच्चों। और दूसरा जवाब जो है ये जलाशय, सबसे बड़ा जलाशय ये है, और यह किस नदी पर है, तो याद रखिएगा ये सतलज नदी या सतलुज नदी जो भी बोलिए, सतलुज नदी पर है। ठीक है बच्चों, दूसरा जवाब ये किस नदी पर है और कौन सा बांध बनाकर यह बनाया गया, तो याद रखिएगा यह भाखड़ा नंगल बांध बना के, कौन बांध, भाखड़ा नंगल बांध बनाकर के इस जलाशय को बनाया गया, इस चीज को भी ध्यान देना है। ठीक है, और यह हिमाचल प्रदेश में है, कहां से बच्चों, हिमाचल प्रदेश में, इस चीज को भी ध्यान देना है। हिमाचल प्रदेश का एक गांव है बिलासपुर, उस बिलासपुर में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ ढेर सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। क्या है पहला जवाब, जो भारत का सबसे बड़ा जलाशय कौन है बच्चों, तो सबसे बड़ा जलाशय गोविंद बल्लभ पंत सागर सतलज नदी पर है, और इसको बनाने के लिए कौन सा बांध बनाया गया, तो भाखड़ा नंगल बांध बनाया गया है, और गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ है, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में है। इस चीज को भी ध्यान में रखना है। जो अगला क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन से कौन से के तत्व की भूमिका है, यानी बिहार में जो जल खराब हो रहा है इसमें कौन सा रासायनिक तत्व का भूमिका है, तो याद रखिएगा बिहार में जो अति जल दोहन हो रहा है, जो जल खराब हो रहा है, उसमें आर्सेनिक की भूमिका है। किसकी भूमिका है बच्चों, आर्सेनिक नामक रसायन बिहार के जल में पाया जा रहा है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि बिहार किस राज्य में सबसे अधिक वन है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में, इंडिया में मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक वन है, इस चीज को भी ध्यान देना है। कहाँ सबसे अधिक वन है बच्चों, तो मध्य प्रदेश में। और आयुर्वेद के जनक कौन है बच्चों, तो आयुर्वेद के जनक है चरक, कौन है, चरक को आयुर्वेद का जनक कहा गया है। इस क्वेश्चन को देखिए, कौन सा जलीय जीव भारत का कौन सा जलीय जीव केवल भारत में पाया जाता है, तो याद रखिए बच्चों घड़ियाल जो है ना, घड़ियाल केवल भारत में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, क्विनाइन का उपयोग किस रोग में होता है, तो याद रखिए क्विनाइन एक पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाला पदार्थ है, और जिसका उपयोग हम लोग करते हैं मलेरिया रोग में,
क्विनाइन का उपयोग किस बीमारी से बचने में होता है बच्चों? मलेरिया। जैसे हिमालय अब है ना, हिमालय अब से क्या प्राप्त होता है? टॉक्सिन। हिमालय अब से जो मेडिसिन प्राप्त होता है उससे कैंसर का इलाज होता है। उसी तक क्यूनाइन से मलेरिया का इलाज होता है। और सीमेंट उद्योग के लिए सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो याद रखिएगा, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है चूना पत्थर। तो ये आपका तीनों जवाब हो गया कि पहला जवाब क्या हो गया हम लोगों का कि कौन सा जीव केवल भारत में पाया जाता है? जलीय जीव। तो घड़ियाल ऐसा जलीय जीव है केवल भारत में पाया जाता है। क्यूनाइन का उपयोग मलेरिया में होता है। और सीमेंट का कच्चा माल चूना पत्थर, यानी चूना पत्थर नहीं रहेगा तो हम सीमेंट नहीं बना पाएंगे। अब ये क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया क्या है, किस खनिज को होगा, किस खनिज को उद्योग का जननी कहा गया? तो याद रखिएगा, लोहा को उद्योग का जननी कहा गया, क्योंकि लोहा नहीं रहता तो कुछ भी मशीन वगैरह हम नहीं बना पाते। और भारत में सबसे बड़ा लोहा होगा बच्चों। सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य कौन है? तो याद रखिएगा, भारत में सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है उड़ीसा, यानी उड़ीसा से सबसे ज्यादा लोहा प्राप्त किया जाता है। इस क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों कि भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ और कब खुला? तो याद रखिएगा, भारत का पहला तेल शोधक कारखाना जो है आपको डिगबोई में खुला। कहाँ खुला है? डिगबोई में। डिगबोई कहाँ है बच्चों हम लोगों का? असम में। और कब खुला है? तो 1901 में खुला है। तो अगर कोई पूछे कि भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ खुला, तो डिगबोई में खुला। डिगबोई कहाँ है? तो ध्यान दीजिएगा, असम में है। और कब खुला? तो 1901 में खुला है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो अगला क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र खोला गया? तो याद रखिएगा, भारत का जो तारापुर है बच्चों, तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है, इस तारापुर में पहला जो है वह परमाणु ऊर्जा केंद्र खोला गया। तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन है बच्चों? तो याद रखिएगा, तारापुर। अब इसको क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो याद रखिएगा, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य है जादूगोड़ा। जादूगोड़ा कहाँ है बच्चों? तो याद रखिएगा, झारखंड में। याद रखना इस चीज को कि जादूगोड़ा कहाँ है? झारखंड में। तो सुनिए, राज्य बोलेगा तो झारखंड लिखेंगे, क्षेत्र बोलेगा तो जादूगोड़। ठीक है, तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो झारखंड। क्षेत्र कौन है? तो जादूगोड़ा। तो इसका इस क्वेश्चन का जवाब होगा झारखंड। लेकिन हमारे अंदाज से क्वेश्चन पूछा जाएगा कहाँ है, तो जवाब देना पड़ेगा जादूगोड़ा। हाँ, तो इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, सबसे अच्छा किस्म का कोयला कौन है? याद रखिए, कोयला सबसे अच्छा कोयला जो है ना, 4 प्रकार के होते हैं। एंथ्रासाइट, तो आप लोगों को मालूम होगा बच्चों। पीट, ठीक है बच्चों, बिटुमिनस और लिग्नाइट। ये 4 प्रकार के कोयले होते हैं, जिनमें जो सबसे बेस्ट कोयला होता है बच्चों, जो सबसे अच्छा होता है वो होता है एंथ्रासाइट। तो सबसे अच्छा किस्म का कोयला कौन है बच्चों? जिसका जवाब क्या होगा? एंथ्रासाइट। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला है। हाँ, यहाँ मैंने एक चीज लिख दिया, इसको ध्यान दीजिएगा। इसको आप देख लीजिएगा, खादर और बांगर में क्या अंतर है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नई जलोढ़ मिट्टी को हम लोग कहते हैं खादर, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग कहते हैं बांगर। इस चीज को भी ध्यान में रखना है बच्चों, ठीक है। आगे रबी और खरीफ का मुख्य फसल कौन है? तो याद रखिएगा, रबी का मुख्य फसल है हम लोगों का गेहूं, ठीक है बच्चों। और खरीफ का मेन फसल है बच्चों धान। इस चीज को ध्यान देना है। रबी कौन सी मेन फसल है रबी की? गेहूं। और खरीफ की धान, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है कि या ऐसे ही पूछता है कि रबी की मेन फसल क्या, सिर्फ ये पूछेगा, या खरीफ की मेन फसल क्या, सिर्फ ये पूछेगा। तो रबी की मेन फसल है गेहूं और खरीफ की मेन फसल है धान। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। नहीं तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन। अगला जो है, चावल किस प्रकार के जलवायु में पैदा किया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चावल किस प्रकार के जलवायु में पैदा किया जाता है? तो लिखिए, चावल जो है उष्ण आर्द्र जलवायु में पैदा किया जाता है। जहाँ की जलवायु उष्ण हो और आर्द्र हो, उस जलवायु में चावल को पैदा किया जाता है। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, सोपानी कृषि कहाँ की जाती है? तो याद रखिएगा, सोपानी कृषि जो है ना बच्चों, हमारे जो पहाड़ी एरिया है, उस पहाड़ी एरिया में की जाती है। इसको सीढ़ी नुमा कृषि भी कहते हैं। मुख्य रूप से सोपानी कृषि का मेन क्षेत्र है हमारा उत्तराखंड। क्या है बच्चों? उत्तराखंड सोपानी कृषि के लिए प्रमुख है।
ये ध्यान दीजिएगा। और कृषि आधारित उद्योग के 3 उदाहरण, कृषि आधारित उद्योग का 3 उदाहरण क्या होगा बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा। कृषि आधारित उद्योग यानी कौन से ऐसे उद्योग है जिसमें कच्चा माल के रूप में कृषि उत्पाद का प्रयोग होता है, तो पहला होगा सूती वस्त्र उद्योग, क्योंकि इसमें कपास का प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, सूती वस्त्र उद्योग। दूसरा होगा कागज उद्योग, ठीक है, इसमें भी कपास का प्रयोग होता है, ये सॉरी कृषि उत्पाद का प्रयोग होता है। नंबर 3 होगा जूट उद्योग, इसमें भी कृषि उत्पाद का प्रयोग होता है। चीनी उद्योग भी लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि गन्ना का प्रयोग होता है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि उद्योग कौन कौन से उद्योग कृषि आधारित उद्योग है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, बिहार के कितने भौगोलिक क्षेत्र पर बने हैं, तो याद रखिए लगभग 7% भौगोलिक क्षेत्र पर बिहार का बना है। हालांकि 7 से कम है, लेकिन हम लोग लिखेंगे 7%। ठीक है, 6 पॉइंट कुछ है, लेकिन जवाब देना होगा आपको 7%। आगे है, कौन सी नदी बिहार और बंगाल का शोक है, तो देखिए बिहार का जो शोक है वो है कोसी नदी। अगर बिहार के बारे में पूछेगा तो बोलिएगा कोसी, और अगर बंगाल का शोक बोलेगा तो आप बोलिएगा दामोदर। बंगाल का शोक कौन नदी है बच्चों, दामोदर, और बिहार का शोक है कोसी नदी। ये जो क्वेश्चन है बच्चों की, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है, तो याद रखिएगा भागलपुर जिला में कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है। और भागलपुर जिला कहाँ पड़ता है बच्चों आप लोगों को, तो बिहार में। याद रखिएगा भागलपुर जिला कहाँ पड़ता है, बिहार। तो क्लियर हो गया बच्चों कि तापीय कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है बच्चों, सॉरी जिला इसे इधर से होगा, भागलपुर जिला में बच्चों, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और अगला जो क्वेश्चन है, तल चिन्ह की सहायता से किसी विशेष स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा तल चिन्ह की सहायता से किसी विशेष स्थान की मापी गई ऊंचाई को हम लोग कहते हैं स्थानिक ऊंचाई। और ये क्वेश्चन उल्टा भी पूछता है बच्चों, 2 नंबर नहीं पूछता है कि स्थानिक ऊंचाई किसे कहते हैं, तो जवाब देंगे तल चिन्ह की सहायता से, तल चिन्ह की सहायता से किसी विशेष स्थान की जो ऊंचाई मापी जाती है, उस ऊंचाई को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थानिक ऊंचाई। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, स्थानिक ऊंचाई। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, रिपीट होता है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन लिख दिया कि प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा को आप लोग देख लीजिएगा बच्चों, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, सब्जेक्टिव भी पूछता है, दोनों तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा वह आपदा जो मानवीय कारण से होता है उसको मानव जनित आपदा कहते हैं, जैसे रेल दुर्घटना। ठीक है बच्चों, रेल दुर्घटना, आगजनी, युद्ध, आगजनी, युद्ध, आतंकवाद, युद्ध हो गया, आगजनी हो गया, युद्ध हो गया, आतंकवाद हो गया, आतंकवाद। और प्राकृतिक आपदा होता है वो आपदा जिसमें मानव का कोई रोल नहीं होता, जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा। तो याद रखिएगा इस पे बहुत क्वेश्चन बनता है, अब बहुत तरह से पूछे जाते हैं, उल्टा करके पूछता है। जैसे निम्न में कौन, 4 ऑप्शन दे दिया, निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, निम्न में कौन मानव जनित आपदा नहीं है। जैसे दे दिया आपको भूकंप, बाढ़, सूखा, इसके साथ जोड़ दिया आतंकवाद। ठीक है बच्चों, आतंकवाद जोड़ दिया, और क्वेश्चन तैयार कर दिया कि निम्न में कौन मानव जनित आपदा है। तो याद रखिएगा अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं कि इसमें से कौन मानव जनित आपदा है, तो आतंकवाद मानव जनित आपदा है, ये तो प्राकृतिक आपदा है। तो इस चीज को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा आराम से कि प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा क्या है। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, महासागर तल, ताल लिखा गया, तल होगा। महासागर तल में कंपन का क्या परिणाम होता है, तो देखिए महासागर तल में जो कंपन आएगा उसका परिणाम होगा सुनामी। क्या होगा बच्चों, सुनामी। ठीक है, क्लियर हो गया। ये जो क्वेश्चन है बच्चों कि बंगाल की खाड़ी में सुनामी आया था कब, तो याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में जो सुनामी आया था वो आया था 26 दिसंबर 2004 को बंगाल की खाड़ी में सुनामी आया था बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपदा से कि बिहार में भूकंप कब आया था, तो बिहार में भूकंप आया था बच्चों 1934 में। ठीक है, ये आपदा का क्लियर किए। इसके बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से लिया है। जैसे एक क्वेश्चन लिया मैं, अनकुरमा लिखा गया, एनकुरमा होगा, लामे एनकुरमा कहाँ के राष्ट्रपति थे, तो याद रखिएगा लामे एनकुरमा जो थे वो हमारे घाना के राष्ट्रपति थे। कहाँ के थे बच्चों, घाना के। ये जो क्वेश्चन है बच्चों कि लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी कौन नहीं थे, यानी एक ऐसे ही व्यक्ति थे जिनका मानना था कि रंग भेद लोकतंत्र में सही है। कौन थे, तो वो थे जेड गोरी। कौन थे,
जेठपुरी, ये लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे, ठीक है ना। अगला, अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो अर्थ का शास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। किसने की थी बच्चों? कौटिल्य ने, जिनको चाणक्य के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के विद्वान थे। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था किसमें है? तो याद रखिएगा, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, इसमें नहीं है। महिलाओं को जो भारत में आपको आरक्षण दिया गया है मुख्य रूप से, वह दिया गया है हमको पंचायती राज में। किसमें दिया गया है? पंचायती राज में भारत में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, इस चीज को याद रखिएगा। संघ सरकार का उदाहरण क्या है? तो संघ सरकार का तो एक उदाहरण अपना भारत ही है बच्चों। फिर अमेरिका है, क्योंकि यहाँ पर जहां पर द्विस्तरीय सरकार हो, जहां पर संविधान हो, वह संघ सरकार कहलाता है। तो भारत, अमेरिका, उसके बाद कनाडा है, ठीक है, बेल्जियम है। तो ढेर सारे देश ऐसे हैं जहां पर संघ सरकार देखने को मिलता है, ठीक है बच्चों। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ग्राम कचहरी और ग्राम पंचायत का प्रधान कौन था? तो याद रखिएगा, ग्राम कचहरी का प्रधान जो होता है बच्चों, सरपंच होता है, और ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। याद रखिएगा, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है बच्चों? मुखिया। और ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है। ये जो क्वेश्चन बच्चों, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा, संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में, लेकिन संविधान बनकर तैयार हो गई थी हम लोग का 26 नवंबर 1949 को, और लागू किया गया था ये 26 जनवरी 1950 को। इस चीज को भी ध्यान में रखना है। लेकिन संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो ये हो गया 1946, ठीक है बच्चों। और भारत में पहली राजनीतिक दल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा, इंग्लैंड, जिसको हम लोग ब्रिटेन कहते हैं, ब्रिटेन में हुई थी। कहाँ हुई थी बच्चों? ब्रिटेन में, या फिर इंग्लैंड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा जवाब देगा ऑप्शन वैसा जवाब देंगे हम लोग। इंग्लैंड है, ब्रिटेन एक ही हुआ। और उस दल का नाम था टोरी, टोरी और हुई। क्या नाम था? जो दो दल बना था उसका नाम था टोरी और हुई। समझे बच्चों? ये जो क्वेश्चन है बच्चों कि बोलीविया में जनसंघर्ष का कारण क्या था? तो याद रखिएगा, बोलीविया में जो जनसंघर्ष हुआ था, इसका कारण मेन था पानी की कीमत बढ़ना। क्योंकि एक विदेशी कंपनी को पानी का ठेका दे दिया गया था, बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी को, जिसके कारण उस समय जो पानी की कीमत जो थी इतनी बढ़ गई थी कि पानी का खर्च जो था एक महीने का लगभग 1000 रुपया आ रहा था। इसलिए लोगों ने संघर्ष किया था। तो बोलीविया में जन संघर्ष का कारण था पानी की कीमत का बढ़ना। लोकतंत्र का प्राण किसको कहा गया बच्चों? तो याद रखिएगा, लोकतंत्र का प्राण कहा गया राजनीतिक दल को। जो हमारा राजनीतिक दल है उसको लोकतंत्र का प्राण कहा गया बच्चों, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ? तो याद रखिए, जेडीयू, जो जनता दल यूनाइटेड कहते हैं हम लोग, जेडीयू को कहते हैं। तो याद रखिए, जो जेडीयू है, जनता दल यूनाइटेड, जिसकी सरकार अभी बिहार में है, नीतीश कुमार जिसके नेता है, उस जेडीयू का गठन जो है वह 30 अक्टूबर 2003 को हुआ है, ठीक है बच्चों। लेकिन कहीं कहीं 2004 में लिखा जाता है, ठीक है, 2004 को अनाउंसमेंट हुआ था, ठीक है। तो अगर डेट के साथ पूछे तो आप 30 अक्टूबर 2003 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं कहीं देखिए ऑप्शन 2003 या 2004 दोनों में से एक ही रहेगा, दोनों नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि जो अनाउंसमेंट हुआ था पूर्ण रूप से इसको लाया गया था 2004 को, ठीक है। और उस समय इसके नेता थे शरद पवार और जॉर्ज फर्नांडिस की समता पार्टी, दोनों मिलकर आपको जेडीयू बनाया था, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन के लिए टेंशन नहीं लेना है। जो अगर उद्घाटन का सही बात किया जाए तो वो 2004 है, ये 2003 है, लेकिन कई कई किताब में 2004 दिखा है। तो ऑप्शन देखिए, दोनों में से एक ही को देगा, दोनों नहीं देगा। तो जैसा देगा उसको आप लोग देख लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश कौन है? पूरे वर्ल्ड में याद रखिएगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र एक ही देश में है, जिसका नाम है स्विट्जरलैंड, ठीक है बच्चों। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश कौन है बच्चों? स्विट्जरलैंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो बोला गया है, इस चीज को थोड़ा ध्यान देना है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का संबंध किससे? देखिएगा, तो जो प्राथमिक क्षेत्र है बच्चों, प्राथमिक क्षेत्र का संबंध किससे? ध्यान दीजिएगा। तो प्राथमिक क्षेत्र का संबंध है कृषि से, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र का संबंध बच्चों
तो द्वितीय क्षेत्र का संबंध है उद्योग से, और जो तृतीय क्षेत्र है, इस तृतीय क्षेत्र का संबंध है बच्चों सेवा क्षेत्र से। इस चीज को ध्यान देना है, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? ये तो क्वेश्चन हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। इसमें कहा गया योजना आयोग का गठन कब हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, योजना आयोग का गठन जो है वह 15 मार्च 1950 को हुआ, और योजना आयोग के अध्यक्ष हमेशा कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है बच्चों, प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखिएगा। होते हैं नहीं होते थे, क्योंकि अब ये योजना आयोग बंद हो गया, ठीक है, योजना आयोग बंद हो गया, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और पहले योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो नेहरू जी थे, क्योंकि पहले योजना आयोग के समय भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, और योजना आयोग के अध्यक्ष जो है वो नेहरू जी इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। और ये जो अंतिम क्वेश्चन है, यह नीति आयोग का गठन कब हुआ था? ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए अभी हम लोग, मैंने बताया आपको कि योजना आयोग बंद हो गई है, तो जैसे ही बीजेपी की सरकार आई और अपना पीएम बने नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने योजना आयोग को क्लोज कर दिया और उसके जगह पे बना दिया नीति आयोग, ठीक है। और नीति आयोग का गठन कब हुआ है? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना है, ठीक है बच्चों। और इसके भी अध्यक्ष पीएम ही होते हैं, इसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री पीएम ही होते हैं। तो हमारे जो अभी वर्तमान में नीति आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। और शुरू में जो बना था पहला बार 15 में, तो पहले नीति आयोग के अध्यक्ष भी कौन थे बच्चों? नरेंद्र मोदी थे, क्योंकि जो पीएम होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है बच्चों। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत बच्चों, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करने से आपको कुछ पैसे नहीं लगते हैं और ना ही मुझे कुछ मिलता, बस हम लोग थोड़ा मोटिवेट होते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसके साथ अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं बच्चों।